नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आप सभी के सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे जो आप सभी के सीटेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं। बात करेंगे बेहतरीन तरीके से, हम सभी इस सेशन को समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं और बेहतरीन तरीके से समझेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए थे, उसकी व्याख्याएं करेंगे और सभी दोस्त एक बार सेशन को शेयर कर देंगे और क्लास को लाइक करते हुए हर क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। दोस्त, बात करेंगे हम सभी हिंदी की जो इंडिविजुअल क्लास है नितिन सर की, वह चल रही है। कंप्लीट कोर्स आप परचेज कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं क्लास को। और बात करें एक साल की वैधता के साथ आप सभी को 130 प्लस हावर्स की क्लास मिलेगी और किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप सभी इस नंबर पर बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्त, तो आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, पढ़ेंगे और बताने का प्रयास करेंगे क्या राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कह रहा कि विकास के वैयक्तिक भिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। करा पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं। करा शरीर एवं दिमाग के परिपक्व पर विचार करना। करा वंशागत विशेषता के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। या करा वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। दोस्त, आप सभी के सामने जो क्वेश्चन है वह वैयक्तिक विभिन्नता चैप्टर से बिलोंग करता हुआ क्वेश्चन से बात करेंगे। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहता है वह इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहता है कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है और अब किसी बच्चे से किसी बच्चे की तुलना नहीं करनी है। तो आपको समझना है क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, करा समझने के लिए क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। करा पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करता है। सिर्फ बात करें वैयक्तिक भिन्नता की बात करें तो सिर्फ पर्यावरण से ही, एनवायरनमेंट से ही बच्चा एक दूसरे बच्चे से अलग नहीं होता है। उसके साथ बात करें तो उसके साथ जो उसका वंशानुगत है या बात करें हेरिडिटी है, उसका आनुवंशिकता है और दोनों की बात करें जिसमें से पर्यावरण भी है, बच्चे का वातावरण भी है, बच्चे का जो एनवायरनमेंट है, जो बच्चे का एनवायरनमेंट है दोनों से प्रभावित होगा, जिससे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों से प्रभावित होने वाला है। तो बात कर रहा सिर्फ करा पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं। देखिए अभी हम क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ ही रहे हैं। देखिए करा कि सिर्फ पर्यावरणीय कारकों की इसमें बात कर रहा है तो सिर्फ पर्यावरणीय कारकों से नहीं होगा। कहा शरीर और दिमाग के परिपक्व पर विचार करना। देखिए दोस्त, बात करें जो सबसे सटीक होगा, विकास की बात कर रहा है ना, डेवलपमेंट की बात कर रहा है। और डेवलपमेंट किससे होगा? डेवलपमेंट का जो आप बात करते हैं तो डेवलपमेंट दोनों तरीके से, जैसे बात करें डेवलपमेंट बच्चे का अगर होगा तो उसमें दोनों इंपॉर्टेंट है। उसका वातावरण भी इंपॉर्टेंट है, बच्चे का आनुवंशिकता भी इंपॉर्टेंट है, दोनों की पारस्परिक क्रिया होती है। और राइट आंसर जो होगा वह सी ऑप्शन होगा। देखिए वंशानुगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना यह आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि सी ऑप्शंस में पूरी तरीके से दोनों बातें की जा रही हैं। वंशानुगत भी बातें हो रही हैं, पर्यावरणीय कारकों भी बात हो रही है, लेकिन बात कर शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन भी बात कर रहा है तो ऐसा नहीं होगा। कर वंशानुगत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। सिर्फ बात करें वंशानुगत की बात करें इसलिए ना डी होगा, ना बी ऑप्शन होगा, ना ए ऑप्शन होगा। जो राइट आंसर होगा वह ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। अगले क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़ें और बताने का प्रयास करें क्या राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विकास का सिद्धांत नहीं है? जी आपसे पूछ रहा है ऐसा कौन सा इसमें से राइट आंसर होगा जो विकास के डेवलपमेंट से बिलोंग नहीं करता है। करा कि विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। तो आप जानते हैं क्रमिक विकास का सिद्धांत मतलब एक बच्चे का जो आप जब प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे विकास के सिद्धांत तो उसमें आपको मिलता है कि जो विकास है एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ता है। तो आप एक तरीके से बात करें विकास की तुलनात्मक, थोड़ा सा आप क्रम में सिर्फ बात करें, सिर्फ तुलना आप सभी पार्ट का तुलना नहीं कर सकते, बच्चे का क्रम की तुलना किया जा सकता है। जैसे बात करें अगर हमारा जैसे हम शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था ही आया होगा मेरा, उसके बाद किशोरावस्था, उसी प्रकार से हर बच्चे का क्या है, पहले बच्चा शैशवावस्था में होता, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था में। अदरवाइज ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो शैशवावस्था से सिर्फ सीधा किशोरावस्था में पहुंच गया होगा, उसका बाल्यावस्था नहीं आया होगा। तो इसलिए करा कि तुलनात्मक रूप से क्रमिक है, तो तुलनात्मक रूप से तो क्रमिक होता है। करा कि विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है,
फिर कह रहा है विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। देखिए बात करा कि जो सटीक गति होती है और कहा प्रकृति जब जन्म, देखिए प्रकृति जन्म के समय ही क्या हो जाती है, वह निर्धारित होती है। ऐसा कुछ नहीं है विकास का सिद्धांत। करा व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करता है। आप जानते हैं जो विकास का एक सिद्धांत असमान गति का सिद्धांत, मतलब जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो आप जानते हैं बच्चे का शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से बढ़ता है। फिर बात करें बच्चे का, जब बच्चा बाल्यावस्था में पहुंचता है तो बच्चे का शारीरिक विकास थोड़ा सा धीमा होता है। फिर बच्चा जब किशोरावस्था में पहुंचता है तो फिर से स्पीड पकड़ लेती है। तो इस तरह से हम बात करें तो राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, वह राइट आंसर होने वाला दोस्त सी ऑप्शन राइट होगा। देखिए बात करें समय के साथ घटित तो होता है, धीरे धीरे घटित होता है, यह भी बात सही है, ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी है, लेकिन आपसे जो निगेटिव है वही आपसे पूछ रहा है। तो जो निगेटिव सेंटेंस है वह सी ऑप्शन, और सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करेंगे। अगले क्वेश्चन की मैं बात करने वाला थर्ड नंबर क्वेश्चन, अनेक शोध क्वेश्चंस पढ़ लें। अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? करा दोस्त आपसे करा लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है। करा या शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। फिर करा कि कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। करा लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षणिक क्षमताएं काफी अधिक होती हैं। जी बात करा आपसे पूछ रहा है क्वेश्चंस, ध्यान देंगे। करा कि इसमें से आपसे पूछ रहा है शिक्षक जो है, शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। तो ऐसा विवेचन क्या है जो अनेक शोधनों से पता चला है? तो आपसे एक क्वेश्चन बात करें, आपके प्रीवियस क्वेश्चन की बात करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन हमेशा से आया हुआ है लिंग पूर्वाग्रह। बच्चा बात करें लिंग पूर्वाग्रह से एक क्वेश्चन हमेशा से पूछा गया है और लिंग पूर्वाग्रह से यह क्वेश्चन बिलोंग कर रहा है। दोस्त बात कर रहे हैं तो यह विवेचन किसकी करता है? लड़कियों की तुलना बात करें लड़कियों की तुलना में लड़कों में को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है। तो ऐसा नहीं है, देखिए लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान मतलब ध्यान की आवश्यकता होती है, ऐसा कुछ नहीं है। करा कि या शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है, राइट ऑप्शन होगा आपका बी आंसर। करा कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित की जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। जो सारे के सारे ऑप्शंस गलत है, लेकिन जो बी ऑप्शन है वही राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि यह लिंग पक्षपात से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लिंग पूर्वाग्रह से मतलब एक तरीके से बच्चे का जो पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग हैं उससे संबंधित है यह क्वेश्चन। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे जी, आप ध्यान देंगे। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? कौन सा इसमें से प्रमुख है? प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, मानक निर्देश एवं मूल्यांकन, बाह्य प्रेरणा एवं तथा एक रूप मूल्यांकन मापदंड, पाठ्य पुस्तक केंद्रित अधिगम। ध्यान दे, जो प्रगतिशील शिक्षा है, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, यह बात करता है किस पर? ध्यान देंगे, कह रहा है प्रगतिशील शिक्षा किस पर बात करता है? वह करके सीखने पे बात करता है। प्रगतिशील शिक्षा की बात करें तो इसके जनक जो बोले जाते हैं वह जॉन डेवी बोले जाते हैं। उनका मानना था कि जो बच्चे को सिखाया जाए वह करके लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित हो, मतलब बच्चा करके सीखे, इस पर बात वह करते थे। तो ध्यान देंगे, करा किसके अवधारणा के बारे में कौन सा इसमें से प्रमुख हो सकता है? तो ध्यान देंगे दोस्त, करा प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना चाहिए। हर बच्चे में क्या करना चाहिए? हमें उनका जो प्रगतिशील शिक्षा कहती है वह कहती है कि प्रत्येक बच्चे में हमको क्या उसके क्षमता में, उसके कैपेसिटी में और उसके संभावना में क्या करना चाहिए? हमें विश्वास करना चाहिए। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। कारण मानक निर्देश और मूल्यांकन, तो आप जानते हैं मानक कोई निर्देश नहीं होना चाहिए, इसलिए यह राइट ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन की बात करें बाह्य प्रेरणा, तो आप जानते हैं जो भी प्रेरणा होनी चाहिए, अगर प्रगतिशील शिक्षा बात करती है वह आंतरिक प्रेरणा पर जोर देती है, न कि बाह्य प्रेरणा पर। तो मतलब इंटरनल जो मोटिवेट होना चाहिए, ना
कि एक्सटर्नल, तो या तो होगा नहीं। फिर करा एक रूप मूल्यांकन मापदंड, तो को हर प्रकार से करा कि सभी का जो मूल्यांकन हो एक ही तरीके से हो, तो एक तरीके से अगर मूल्यांकन करेंगे तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बात इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि हर बच्चे में वैयक्तिक विभिन्नताएं हैं दोस्त। अगर वैयक्तिक विभिन्नताएं हैं तो बात हम इस पर हो नहीं पाएगा। करा पाठ्य पुस्तक केंद्रित अधिगम, तो आप जानते हैं पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित अधिगम नहीं हो सकता क्योंकि पाठ्य पुस्तक केंद्रित अधिगम की बात नहीं करता है प्रगतिशील शिक्षा। तो कहता लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखने पर जोर देता है। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, 5th नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। बात करेंगे दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए। तो कह रहा कि जो बच्चा दिखाई नहीं देता इस बच्चे को, उस बच्चे को हम किस प्रकार से जब कार्य करते समय शिक्षक को किस प्रकार से उसे अनुदेशन अनुकूलन करना चाहिए। कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना चाहिए। स्वयं अभिन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके। अनेक प्रकार के लिखित कार्य विशेष रूप से वर्कशीटों पर केंद्रित करना, या स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्री का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। दोस्त जब आप जानते हैं दृश्य रूप से बच्चा बाधित है, मतलब बच्चे को दिखाई नहीं देता है, तो उससे हमारा जो क्वेश्चन होगा उससे हमारा क्वेश्चन होने वाला है। बात करेंगे दृश्य रूप से बच्चा बाधित है, और जब दृश्य रूप से बाधित तो कई प्रकार के दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना। भैया जब वो दृश्य उसे बच्चे को दिखाई नहीं देता है, तो हम जब उसको दिखाई नहीं देता तो दृश्य प्रकार की क्यों प्रस्तुतियां करेंगे, तो वैसे ही नहीं दिखाई देता तो ये तो एकदम ऑप्शन गलत होगा। क्योंकि दृश्य जब उससे पास नहीं है तो करा दृश्य प्रस्तुतियां करें तो नहीं हो सकता है। करा स्वयं अभिन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके, तो यह भी नहीं हो सकता है। करा यह भी नहीं हो सकता। बात करें अनेक प्रकार के लिखित कार्य, जब भैया उसे दिखाई नहीं देता तो लिखा हुआ कार्य कैसे वो कर पाएगा, लिखा हुआ चीजें कैसे पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता है। बात कर रहा है कि विशेष रूप से वर्कशीटों पर ध्यान केंद्रित करना, जब उसे दिखाई नहीं देता है तो लिखित कार्य कैसे कर पाएगा, लिख कैसे पाएगा, नहीं हो सकता है। करा कि डी ऑप्शन करा स्पष्ट रूप से बोलना, जो भी शिक्षक को कैसा करना चाहिए, जो टीचर बोले बच्चे के सामने, बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा तो स्पष्ट बोले। पहली बात बच्चे के कान तो उसको श्रवण बाधित तो है नहीं, उससे सिर्फ दिखाई नहीं दे रहा है, तो टीचर को क्या करना है, उसे जो शब्द बोले स्पष्ट बोले। और फिर बात करें जो ज्यादा छूकर महसूस करने वाली सामग्री का अधिक मात्रा में क्या करें, प्रयोग करना चाहिए। टीचर को ऐसा देगा बच्चे को तो बच्चा अपने आप को सहजता महसूस करेगा। जब बच्चा छू करके चीजें उससे व्यक्त कर पाएगा, महसूस कर पाएगा, तो समझ पाएगा क्या चीजें हो रही हैं, और स्पष्ट टीचर बोलेगा तो फिर सही बात हो जाएगी। तो इसलिए दोस्त जो आपका 5th का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन दोस्त बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के साथ शिक्षण का एक समावेशी कक्षा किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, या फिर कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए, या सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। ध्यान देंगे कोर्स सहयोगात्मक अधिगम, मतलब जो बच्चा जो लर्निंग होगा वह सहयोगात्मक लर्निंग होगा। कि हम उन साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए। तो आप जानते हैं सक्रिय रूप से हतोत्साहित नहीं करना है, हमें किस प्रकार करना है, हमें प्रोत्साहित करना है। तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन तो होगा नहीं, इसलिए हमारा क्या ए ऑप्शन हो नहीं सकता। प्रोत्साहित करना हमें, हतोत्साहित नहीं करना है। कभी कभी प्रयोग करना है तो कभी कभी नहीं, हमेशा प्रयोग करना है, इसलिए या बी ऑप्शन भी नहीं होगा। प्रयोग नहीं करना है, इसलिए आपका सी ऑप्शन भी नहीं होगा। लेकिन डी ऑप्शन कह रहा है सक्रिय रूप से क्या करना, आगे बढ़ाना चाहिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्त आपका डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मानकीकृत परीक्षण, प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, कि विशिष्ट शिक्षा योजना, एक रूप निर्देश। ध्यान देंगे जो समावेशी शिक्षा कहता है, समावेशी क्लासरूम कहता है कि इसी रूम में क्या होंगे बच्चे,
एक तरह मतलब सामान्य और विशिष्ट बच्चे दोनों साथ बैठेंगे, और जो शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी वह समावेशी शिक्षा, मतलब एक ही प्रकार की शिक्षा उन्हें प्रोवाइड की जाएगी, एक प्रकार की ही शिक्षा दी जाएगी, चाहे वह सामान्य बच्चा हो या फिर विशिष्ट बच्चा हो। तो बात करेंगे कारण सबसे अधिक क्या महत्वपूर्ण है, तो आप जानते हैं कि वह मानकीकृत परीक्षण की बात करा, स्टैंडर्ड एक टेस्ट की बात करा, तो ऐसा आपका गलत होगा। मानकीकृत जैसे शब्द आए तो लचीलापन होना चाहिए, ना कि जो टेस्ट हो वह मानकीकृत हो। तो लचीलापन होता तो दोस्त हमारी बात बन जाती, लेकिन इसलिए यह ऑप्शन हो नहीं सकता। कर प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, तो आपको जानना है कि जो कंपटीशन लर्निंग को नहीं बढ़ावा देना, छोटे लेवल पर जो निम्न स्तर पर बच्चे हैं 1 से 5th तक के बच्चे हैं या 6 to 8 है, तो उस तरह के अभी बच्चे क्या होना है, अभी बच्चों को प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा नहीं देना है। कर एक रूप निर्देशन, सभी बच्चों को एक रूप कैसे निर्देशन दे सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति विभिन्नताएं हैं तो एक प्रकार के निर्देशन हो नहीं सकता है, एक तरीके से सभी बच्चों पर शिक्षण विधियां लागू हो नहीं सकती हैं। अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार से बहुत से बच्चे उस रूम में होंगे, उस क्लासरूम में होंगे जो अलग अलग बात करें पृष्ठभूमि के होंगे, अलग अलग आर्थिक रूप से वंचित होंगे, सामाजिक रूप से वंचित होंगे, श्रवण बाधित होगा बच्चा कर पिछड़ा बालक हो, अलग अलग तरीके से बालक बैठने वाला है। तो इस प्रकार से एक रूप से निर्देशन आप नहीं दे सकते हैं, लेकिन विशिष्ट शिक्षा योजना होनी चाहिए। राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन दोस्त पढ़ें और फिर बताने का प्रयास करेंगे। करा कि अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आपसे पूछ रहा कौन सा ऐसा युग्म है जो राइट हो सकता है। करा पठन अक्षमता अधिगमकर्ता, करा धारा प्रवाह पढ़ने और लिखने में कमी, करा कि सृजनात्मक अधिगमकर्ता में क्या अतिसक्रिय कार्य को पूरा करने में धीमी, करा अवधानात्मक कमी या अधिगमकर्ता कर उच्च अववेड़ा लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं, करा श्रव्य क्षतिपूर्ति अधिगमकर्ता कर दृश्य सूचनाओं को महसूस नहीं कर सकते। ध्यान देंगे करा कौन सा इसमें युग्म सबसे अच्छा है। तो आप जानते हैं जब बच्चा पठन अक्षमता है, पठन अक्षमता इसका मतलब है बच्चे में क्या है, डिसलेक्सिया है। क्या है, डिसलेक्सिया है। और जब बच्चा डिसलेक्सिया से ग्रसित होगा तो इसका मतलब है कि बच्चा धारा प्रवाह के साथ स्पीड गति से वह पढ़ने में महसूस नहीं करेगा, स्पीड गति से पढ़ नहीं पाएगा। तो इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बात करें बी ऑप्शन की बात करें, सृजनात्मक अधिगमकर्ता में जो बच्चा सृजनात्मक है उसमें करा कि कार्य करने में धीमी होती है, धीमी नहीं होती है, वह कार्य को स्पीड गति से करते हैं। कैसे करते हैं, तीव्र गति से, स्पीड गति से करते हैं। तो बात करें स्पीड के साथ करते हैं। कर अवधानात्मक कमी, मतलब जो बच्चा ध्यान देने में कमी है उसको कह रहा है कि उच्च अववेड़ा अगर होगा उसमें उच्च मोटिवेशन होगा तो बच्चा कैसे बात करे, वह अवधान को ध्यान अगर तो अच्छा देना चाहिए। तो इसका मतलब यह गलत सेंटेंस लिखा गया है। फिर करा कि और इसमें बात करें लंबे समय तक अवधान, तो आप जानते हैं जब बच्चे में अवधान की कमी है तो लंबे समय तक कैसे ध्यान दे सकता, नहीं दे सकता। करा श्रव्य क्षतिपूर्ति अधिगमकर्ता, मतलब बच्चे को सुनाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता तो बच्चा श्रव्य और फिर करा कि दृश्य सूचनाओं को समझ पा नहीं सकते हैं। तो ऐसा नहीं होगा, आपका राइट आंसर होगा वह ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होगा, 8 का जो दोस्त होगा वह हो जाएगा आपका, वह कौन सा राइट आंसर होगा, वह ए ऑप्शन सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, 9th नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है। करा कि किसकी एक प्राथमिक विशेषता होगी, करा क्षतिग्रस्त बच्चों की, करा सृजनात्मक बच्चों की, करा अधिगम आसक्तता वाले बच्चों की, करा अहम केंद्रित बच्चों वालों की। ध्यान देंगे जब अपसारी की बात करा दोस्त, अपसारी करा मूल एवं अपसारी समाधानों की बात करा है, तो ध्यान देंगे तो किसकी महत्वकारी प्राथमिक विशेषता हो सकती है, तो बात करेंगे हम सृजनात्मक बालों की होगी। क्यों, अपसारी समाधानों के साथ मतलब बात करें तो उसके विचार कैसे होंगे, खुले विचार होंगे, वह कई तरीके से समस्याओं को सॉल्व कर पाएगा। तो राइट आंसर जो होगा वह बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, अगले क्वेश्चन पर 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ें। कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूलन नहीं हो सकता है।
कौन सा ऐसा अनुकूलन नहीं हो सकता है? तो हम ध्यान देंगे कौन सा नहीं हो सकता है। करा कि विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं, तो मानते हैं, तथा आपस में कार्य वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है, तो या तो सेंटेंस सही। लेकिन हमें क्या ढूंढना है? अनुकूलन नहीं हो सकता, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो निगेटिव ऑप्शन होगा। करा शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों और अनुभवों को प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना या विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया योजना बनाते हैं। तो एकदम सेंटेंस राइट है, लेकिन हमें निगेटिव ढूंढना है। फिर करा आपसे अध्यापक विशिष्ट 17 अवसान मूल्यांकन रणनीति को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं की बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक करते हैं। ध्यान देंगे, करा अध्यापक विशिष्ट 17 अवसान मतलब लास्ट में इसका करें योगात्मक मूल्यांकन करते हैं। 17 अवसान मूल्यांकन मतलब योगात्मक मूल्यांकन की बात करा, योगात्मक मूल्यांकन की रणनीतियों पर लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन या फीडबैक पर करते हैं। ऐसा नहीं होगा दोस्त, तो हमें जो मूल्यांकन करनी है वह रचनात्मक मूल्यांकन करनी है। सिर्फ बात करें सिर्फ योगात्मक मूल्यांकन नहीं हो सकता है, तो इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वही आपका सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन और बताएंगे क्या राइट होगा। करा कि एक शिक्षक को विद्यार्थी को किस प्रकार को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय किसके। बात करेंगे, क्वेश्चन सेंटेंस पढ़ लेंगे और फिर बताएंगे। करा कि एक शिक्षक को विद्यार्थियों को किस प्रकार से निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इसमें आपको भिन्न करना है किसके बजाय। का प्रदर्शन लक्ष्य, अधिगम लक्ष्य, प्रदर्शन लक्ष्य, अधिगम लक्ष्य, या फिर कर असफलता से बचने के लिए लक्ष्य या अंक लेने के लिए लक्ष्य। कर अंक लेने के लिए लक्ष्य, या फिर बात करें असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, या कर अधिगम लक्ष्य या प्रदर्शन लक्ष्य। ध्यान देंगे, जो करा कि एक ध्यान दें, हम सेंटेंस को फिल कर रहे हैं। हो सकता है आप इस सेंटेंस को जब अच्छे तरीके से फिल करना सीखे, पहले सेंटेंस को जितना अच्छे से पढ़ लेंगे और एक एक शब्द को उठाकर वहां पे फिल करना है। ध्यान देंगे, हम फिल कर रहे हैं। ध्यान दें क्वेश्चन को, कर एक शिक्षक को विद्यार्थी को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए, ध्यान देंगे क्या होना चाहिए, अधिगम लक्ष्य। क्या होना चाहिए? अधिगम लक्ष्य। अधिगम लक्ष्य की बात करें, अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, मतलब अधिगम पर जो उस पर प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय किसका? प्रदर्शन पर। जब आप अधिगम करेंगे तो बात करें अधिगम, जब आप लर्निंग करेंगे तो प्रदर्शन ऑटोमेटिक है, आप अच्छी तरीके से कर पाए। आपको प्रदर्शन पर जोर नहीं देना है, आपको पहले लर्निंग पर जोर देना है। तो इसलिए दोस्त आपका ए ऑप्शन नहीं, ए ऑप्शन में आप सेंटेंस जब फिल करेंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन जो राइट आंसर होगा तो वह होगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, तो दोस्त ध्यान देंगे, कर असफलताओं से बचने के लिए, असफलता बचने के लिए जब आप लर्निंग करेंगे तो ऐसे भी राइट हो जाएगा, आप कर लेंगे, लेकिन यार ना बी होगा ना सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 11 का, आपका जो राइट आंसर होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बात करेंगे 12 नंबर के लिए, आप बताएंगे क्या करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। कर निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है, मतलब कौन सा इसमें सार्थक रूप से परिणित की बात नहीं करता है। बात करा दोस्त, करा दोहराने एवं समस्या, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, कर उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना, कर एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, कर पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना। तो आप जानते हैं इसमें से क्या हो सकता है। क्वेश्चन बेहतरीन है और बताने का प्रयास करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है और बताएं इसमें से क्या राइट हो सकता है। कह रहा है कि इसमें आपसे क्या फिल करना है, मतलब आपको पूछ रहा है इसमें निगेटिव ऑप्शन कौन सा है, तो आपका निगेटिव ऑप्शन कौन सा हो सकता है। करा कि दोहराने और स्मरण करने को बढ़ावा देना। आप जानते हैं दोहराने और स्मरण करने, रट्टा मारने पर जोर नहीं दी जाती है, तो जो लर्निंग होना चाहिए, जो लर्निंग मान लीजिए मीनिंगफुल हो, जो मीनिंगफुल लर्निंग की बात कर रहा है, तो वह लर्निंग मीनिंगफुल कब होगा,
तो करा दोहराने और स्मरण करने पर बढ़ावा देंगे तब होगा, नहीं होता है। इसलिए जब यह गलत है सेंटेंस तो आपका यही राइट आंसर होगा, जब क्योंकि आपसे नहीं पूछ रहा है। उदाहरण गैर उदाहरणों का प्रयोग करना, ध्यान देंगे कभी कभी जब आप एग्जाम्पल्स देखते हैं, जब बच्चों को कभी कभी ध्यान दें, जब एग्जाम्पल्स देते हैं वह तो सही होना चाहिए, उसी से रिलेट होना चाहिए, लेकिन कभी कभी जो गैर उदाहरण है उससे स्पष्ट हो पाता है कि इससे रिलेट नहीं है, जिससे बच्चों को क्या पढ़ना। कभी कभी आप ध्यान देते हैं, बहुत से व्यक्ति कहते हैं क्या पढ़ना है, जब आप पढ़ाई करने बैठे तो हमें क्या नहीं पढ़ना है इस पर जोर देना चाहिए, क्योंकि तभी आपको स्पष्ट हो पाएगा सिलेबस में क्या है और मुझे क्या छोड़नी है, क्योंकि तभी आपको स्पष्ट तरीके से जानकारी हो पाएगी। तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन भी है, लेकिन आपका बी ऑप्शन भी राइट है। एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करना और के लिए प्रोत्साहित करना। तो आप जानते हैं जब एक समस्या पर अनेक तरीके से आप प्रोत्साहित करेंगे तो बच्चे में कौन सी चिंतन का विकास होगा, सृजनात्मक चिंतन का विकास होगा। बात करें सृजनात्मक चिंतन का विकास होगा, बात करें बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास होगा, समालोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग विकास होगी। तो आपका सी तो राइट है। पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, जो बच्चे के पूर्व ज्ञान है उसे पूर्व ज्ञान से जो बच्चे के पास नई जानकारी आ रही है उसे हमें क्या कर देना है, रिलेट कर देना है, जोड़ देना है। तो या तो बात भी बन जाती है, लेकिन ए ऑप्शन नहीं होने वाला है, इसीलिए आपका जो राइट आंसर होगा वह ए ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्त 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ें और फिर बताएं क्या हो सकता है। इनमें से कौन सा वाई अफेड़ा का एक एग्जाम्पल है, मतलब आपसे पूछ रहा है जो होगा एक्सटर्नल की बात कर रहा है, एक्सटर्नल मोटिवेट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एक्सटर्नल की बात कर रहा है, एक्सटर्नल मोटिवेशन की बात कर रहा है। तो कौन सा एक्सटर्नल होगा, मैं बहुत अधिक सीखती हूं जब मैं अपना गृह कार्य करती हूं। गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूं। मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूं क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देती हैं। मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूं क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। तो आप इसमें से क्या पता कर सकते हैं कौन सा इसमें से एक्सटर्नल मोटिवेशन का कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्सटर्नल मोटिवेशन का क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। तो आप बताएंगे इसमें से कौन सा कर रहा है। ध्यान देंगे दोस्त, आप इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे। करा कि एक्सटर्नल की बात करा तो मैं बहुत अधिक सीखती हूं जब मैं अपना गृह कार्य करती हूं। तो इसमें कब जब हम गृह कार्य कर रहे हैं तो मेरा एक जो इंटरनल की बात कर, इंटरनल मोटिवेट हो रहे हैं, तभी तो हम गृह कार्य कर रहे हैं। जो हमारा होमवर्क है तो क्या हो रहा है, इंटरनल की बात हो रही है, लेकिन हमको एक्सटर्नल की बात करनी है। लेकिन गृह कार्य करने से मैं अपने अवधारणाओं को अच्छी तरीके से समझ पाती हैं। तो या तो फिर क्या हो जाएगा, इंटरनल हो जाएगा। ए भी इंटरनल है, बी भी इंटरनल है, लेकिन सी में क्या हो रहा है, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूं क्योंकि प्रत्येक नियत कार्य के लिए गुरुजी हमें क्या करते हैं, सर जी हमें क्या करते हैं, अंक देती हैं। तो मैं किस लिए कार्य कर रही हूं, उस अंक को प्राप्ति के लिए कार्य कर रही हूं। तो ऐसा कर रहा है कौन सा, ऐसा कर रही है लड़की। तो मैं बात कर रहा हूं मैं क्या अंक पाने के लिए, इसका मतलब है इसमें क्या हो रहा है, एक्सटर्नल हो रहा है। एक्सटर्नल क्या हो रहा है, मोटिवेशन को बढ़ावा दे रहा है। तो राइट आंसर जो होगा आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्योंकि देखिए डी में भी क्या करा, बहुत आनंददायक है। तो जब आनंददायक होगा मैं इसलिए कार्य करना पसंद करूं क्योंकि मुझे इंटरेस्ट आता है। तो जब तक आप इंटरनल नहीं रहेंगे तो इंटरेस्ट नहीं होने वाला है। बात करेंगे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 14 नंबर क्वेश्चन करा कि एक प्राथमिक कक्ष में एक शिक्षक को क्या कहते हैं, एक शिक्षक को क्या कहते हैं। करा कि केवल क्या करा कि एक शिक्षक को क्या कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन करा क्या करना चाहिए, कहते नहीं है, क्या करना चाहिए। यहां ध्यान देंगे गलत है, सेंटेंस जो है क्या करना चाहिए ऐसा लिखा होना चाहिए था, क्या कहते हैं ऐसा नहीं, तभी तो सेंटेंस बन पाएगा सटीक। तो करा कि केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, करा कि उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, करा उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों सही नहीं है, करा केवल उदाहरण देने चाहिए। दोस्त आप बात करें, मैंने आपको बताया जो बच्चों को शिक्षक एक प्राथमिक कक्षा में क्या करना चाहिए टीचर को, इसमें बात करें तो आप करा केवल गैर उदाहरण। तो बच्चा जब गैर उदाहरण पढ़ने के लिए गया क्या, सिर्फ नहीं,
उसके साथ साथ बच्चे को जब टीचर पढ़ाए तो उसके जो एग्जाम्पल है सटीक वह तो देना ही चाहिए, और जो एग्जाम्पल्स उसके सटीक नहीं उससे क्या करना चाहिए, बच्चे को बताना चाहिए कि यह एग्जाम्पल उसके सटीक नहीं है, जिससे बच्चा समझ पाएगा कि उसको हमको कैसे हटाना है, चीजों को हमारी लाइफ से उसको अलग करना है, उससे रिलेट ना करें। तो इसलिए आपका क्या राइट आंसर होगा, वह बी ऑप्शन राइट होगा। और बात करा सी ऑप्शन में करा कि कारक दोनों नहीं देने चाहिए, तो दोनों देने चाहिए, तो या तो आपका सी नहीं होगा। और फिर कारक इसमें उदाहरण केवल उदाहरण देने चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है। आपका जो राइट आंसर होगा वह 14 नंबर के लिए आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्त, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। मतलब आपसे पूछ रहा अर्थ निर्माण को कौन सा बढ़ावा दे सकता है, सूचना का संचरण, दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना, एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण, अन्वेषण एवं परिचर्चा। तो बात करें इसमें क्या हो सकता है, रणनीतियों में कौन सा बच्चों में अर्थ निर्माण में बढ़ावा देगा, कौन सा इसमें से बढ़ावा देने वाला है, ऐसा आपसे क्या करा पूछ रहा है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो क्या राइट आंसर होगा, ध्यान देंगे का सूचनाओं का संचरण, सिर्फ सूचनाओं का संचरण मतलब सूचनाओं को सिर्फ आदान प्रदान करेंगे तो अर्थ मीन हो जाएगा, नहीं हो सकता है। दंडात्मक साधनों का प्रयोग, बच्चे को मारेंगे पीटेंगे क्या, नहीं, आपको मारना पीटना नहीं है। एक रूप एवं मानकीकृत, तो आप जानते एक रूप हो नहीं सकता है और मानकीकृत परीक्षण होगा नहीं, लचीली परीक्षण होनी चाहिए, लचीला जो टेस्ट होना चाहिए, लेकिन एक रूप नहीं। एक रूप भी क्या है, गलत है, क्योंकि हर बच्चों में वैयक्तिक भिन्नताएं हैं। कर अन्वेषण और परिचर्चा कैसे होनी चाहिए, वह खोजबीन पर आधारित होनी चाहिए, वह परिचर्चा, चर्चा, वाद विवाद, वह बच्चों को जैसे समालोचनात्मक चिंतन बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो पाए। तो दोस्त आपका जो राइट आंसर होगा 15 का वह हो जाएगा आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। देखिए दोस्त, आप सभी के सामने आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री की जो क्लासेस चल रही हैं, आप सभी इसे परचेज कर सकते हैं और 1 साल वैधता के साथ आप सभी के सामने यह क्लासेस मिलेगी। और बात की जाए किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप सभी इस नंबर पर क्या करते हैं, कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और जो भी क्वेरीज हो उसका आप सभी बात करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान देंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। करा कि 16 नंबर के लिए क्वेश्चंस पढ़ें, क्वेश्चन को सीखें। करा निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों में के उदाहरण है। कल लक्ष्य एवं समय सारणी करना, समय सारणी निर्धारित करना, कर संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, करा उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, करा हम उम्र साथी को समझाना, या फिर करा स्वयं से प्रश्न करना। करा कौन सा प्रभावी लर्निंग मतलब इफेक्टिव लर्निंग की बात करा, कौन सा इसमें से हो सकता है। तो आप ध्यान देंगे, करा पहला चौथा पांचवा, पहला दूसरा तीसरा पांचवा, करा पहला दूसरा तीसरा और चौथा, या फिर पहला दूसरा फिर कह रहा है तीसरा या चौथा। ध्यान देंगे इसमें से क्या हो सकता है, ध्यान देंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है, क्या हो सकता है इसमें से राइट आंसर क्या होगा दोस्त, इसमें से राइट आंसर हो सकता है। तो आपका कौन सा इसमें से राइट आंसर होगा, तो यहां पर क्या होगा, इसमें एक ऑप्शन यहां पर डिसमैच किया गया है, गलत टाइप कर दिया गया, क्या हो गया, गलत टाइप हो गया है। तो ध्यान देंगे, तो आप कह रहा है कि पहला दूसरा तीसरा, यहां पर चौथा तीसरा चौथा और पांचवा, चौथा और पांचवा सभी ऑप्शंस होनी चाहिए था, सभी ऑप्शंस होना चाहिए था। ध्यान देंगे यहां पर करा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है। करा लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना। देखिए जब आप लर्निंग अगर कोई इफेक्टिव लर्निंग कर रहे हैं तो जब आपको लक्ष्य पता ना हो तो भी दिक्कत है, जो एक समय सारणी हो और निर्धारित हो कि आपको क्या कब क्या करना है, तो आपका ये ऑप्शन तो होगा। करा संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणाओं नक्शे बनाना, तो यह भी बात सही है। करा कि उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, तो यह भी आप जानते होना चाहिए। करा हम उम्र साथियों को समझाना, जब आप समझाएंगे क्या होगा, जब आप कोई चीज अपने हम लोग बच्चों को समझाएंगे तो इफेक्टिव होगा, तो यह भी होगी। स्वयं से प्रश्न करना, जब आप खुद से प्रश्न करेंगे, खुद से सीखेंगे, तो आपका क्या होगा, करके सीखेंगे, तो फिर क्या हो सकता है, वह इफेक्टिव लर्निंग होगी। तो इसलिए आपका
पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा सभी के सभी राइट हैं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वह डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वह आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस में मैं बात करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, करा कि 17 नंबर के लिए, करा संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस प्रकार रूप से देखा जाता है। संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है, कोरी पट्टी या खाली स्लेट जैसे, जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है। एक निष्क्रिय प्राणी जिसे अनुबंधन के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है तथा ढाला जा सकता है। एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में, लघु वयस्क के रूप में, जो सभी बच्चों जैसे आकार, संज्ञान, संवेग और वयस्क की तुलना में कम है। तो इसमें से किस प्रकार से हम बच्चों को देखते हैं, किस प्रकार संरचनात्मक ढांचे में बच्चों को हम किस प्रकार से देखा जाता है। आप जानते हैं बच्चा, आप एक आपके चैप्टर आपका जो सिलेबस में ध्यान देंगे उसमें है बच्चा एक खोजकर्ता के रूप में, बच्चा एक अन्वेषणकर्ता के रूप में। बच्चा क्या है, बच्चा एक क्या है, एक नन्हा वैज्ञानिक है। बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान का सृजन खुद से कर लेता है। मतलब बच्चा क्या है, जिस प्रकार वैज्ञानिक होते हैं उसी प्रकार क्या होता है, एक बच्चा भी वैज्ञानिक होता है। तो ध्यान दें, कोरी पट्टियां खाली प्लेट, तो ऐसा नहीं है। कोरी पट्टियां और खाली स्लेट कौन मानता है, ये आदर्शवाद मानता है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। बात करें एक निष्क्रिय प्राणी जिसे अनुबंधन के रूप में किसी भी रूप में आकार दिया सकता है। निष्क्रिय प्राणी नहीं बच्चा, एक क्या है, एक सक्रिय प्राणी है। इसलिए बी ऑप्शंस भी नहीं होगा, इसलिए आपका बी ऑप्शंस भी नहीं होगा, ना ए होगा ना बी होगा। एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, वह सी ऑप्शन राइट होगा। इसको हम ध्यान देंगे। करेक्ट बहुत तुलना में कम, तो कोई तुलना करके कम नहीं है, तो आपका राइट आंसर जो होगा वह सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, वह सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूंगा 18 नंबर के लिए, जी बताएंगे, करा कि अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है। कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य करने देना, सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना, उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हैं, एक मूक दर्शक होना तथा बच्चे को जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना। तो अपनी कक्षा में सहयोगात्मक लर्निंग की बात करते समय एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है। जब सहयोगात्मक लर्निंग हो रहा है तो हम जब टीचर हैं या फिर आप जब टीचर हैं, जब आप प्राइमरी में पढ़ाने जाएंगे, अपने प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने जाएंगे, तो आपसे ऐसा बात कर रहा है तो आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए। तो आप बताइए खुद, आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। क्वेश्चंस पढ़ लें और फिर बताएं इसमें से क्या कर सकते हैं आप, आपकी भूमिका क्या हो सकती है। तो बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और फिर बताने का प्रयास करेंगे इसमें से क्या राइट हो सकता है। कि दोस्त, कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं करने देना। जब आप टीचर हैं तो बच्चे को निगरानी में रखें, छोड़ देंगे नहीं। कक्षा को छोड़ना नहीं है, आपको क्लास में ही रहना है, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन होगा नहीं। सहयोगात्मक देना मतलब बच्चों को क्या करना है, सहयोग देना है। तो यहाँ तो बात तो बन गई। तो प्रत्येक समूह की निगरानी करनी है, आपको प्रत्येक समूह को जाके देखनी है कि बच्चे क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। तो बात हमारी बी तो बन जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो हम खोजने का प्रयास करें वह बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उस समूह का सहयोग करना, सिर्फ हम उस समूह का सहयोग करेंगे जिसमें सिर्फ होनहार बच्चे हैं, तो प्रतिभाशाली का ही सिर्फ बात करेंगे। तो आप जानते हैं जो शिक्षा हो रही है वह समावेशी शिक्षा है, ना कि समावेशी शिक्षा की बात करें तो उसमें समावेशी शिक्षा में बात करें तो सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के बच्चे बैठे हैं। सामान्य एवं विशिष्ट दोनों प्रकार के बच्चे हैं। तो विशिष्ट में की बात करें, जब आप विशिष्ट की बात कर रहे हैं तो सिर्फ विशिष्ट में प्रतिभाशाली ही नहीं आते हैं, तो सभी प्रकार के बच्चे आते हैं। तो ऐसा भी हमें नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ प्रतिभाशाली बच्चों का करेंगे तो सिर्फ प्रतिभाशाली तो ऐसे आगे निकल रहा है, लेकिन और जो पिछड़े बालक हैं, जो श्रव्य बालक हैं, जो जिसे दिखाई नहीं देता है, जो अलग अलग
बच्चों में उत्पन्न दिक्कतें हैं वह कैसे सॉल्व होगा, नहीं हो पाएगा। तो आपको टीचर के रूप में किसी प्रकार से किसी बच्चे का मतभेद नहीं करना है, हर बच्चे को एक समान निगाह से देखना है। तो समान निगाह से कौन देख रहा है, वह बी ऑप्शन से तो देख रहा है। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वह बी होगा। कर एक मूक दर्शक सिर्फ एकदम शांति मार के टीचर को एकदम शांति मार के बैठ जाना चाहिए कुर्सी लगा करके, नहीं, ऐसा नहीं करना है। कर मूक दर्शक के रूप में बस देखता रहे बच्चा क्या कर रहा, ऐसा कुछ नहीं। बच्चों जो क्लास होनी चाहिए वह टीचर भी सक्रिय होना चाहिए और बच्चा भी सक्रिय होना चाहिए। इसलिए दोस्त आपका बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को सीखते चलें, वही आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। बात करें बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत अवधारणाएं क्या कहलाती हैं, तो बात करें इसमें से क्या हो सकता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न है, मतलब कि रुकावट पैदा करती है, उसमें रुकावट पैदा करती है। ध्यान करें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए, तरह की सूचित करती है कि बच्चों की क्षमता वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर पर है, तरह शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में का एक महत्वपूर्ण कदम है। बात करें, आप जानते हैं एक आपके सामने थॉर्नडाइक महोदय है, थॉर्नडाइक जिसे हम जानते हैं उनका एक सिद्धांत है त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। मतलब वो कहते हैं बच्चा गलती करता चलता है और सीखता चलता है, बच्चा प्रयास करता चलेगा, गलतियां करता चलेगा और उससे कुछ लर्निंग सीखता हुआ आगे बढ़ता रहता है। तो ऐसा आपसे करा कि बच्चों की गलतियां, बच्चे गलतियों से क्या करते हैं, भ्रांत जो अवधारणाएं हैं उनसे क्या होती हैं वह हो सकती है, करा कि रुकावट पैदा करती हैं। बच्चे को जब गलतियां करेगा इसका मतलब बच्चा सीख रहा है। जब आप गलतियां ही नहीं करेंगे तो ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं जो गलतियां नहीं करता हो, और गलतियां करके ही हम क्या करते हैं, सीखते हैं। तो दोस्त करा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट पैदा करती है क्या, नहीं, रुकावट नहीं पैदा करेगी। और जब गलतियां करेंगे तो उससे सीखेंगे, अगली बार आप सही कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है, आपका ए ऑप्शन से नहीं होगा। करा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए, तो अनदेखी करेंगे तो भी दिक्कत है, अनदेखी आपको नहीं करनी है। करा सूचित करती है कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में निम्न स्तर पर हैं। तो आप बात करें कि जो बच्चों, आप कभी ऐसा ध्यान दें को बच्चा का जो तुलना आप जब वयस्क से कर रहे हैं तो करा कि बहुत निम्न स्तर पर है, तो निम्न स्तर की करा बहुत निम्न स्तर नहीं है उसका। आप बात करें तो बच्चे का बढ़ता है, ऐसा नहीं, तुलना आप किसी भी हद पर नहीं करेंगे, किसी का तुलना कैसे कर सकते हैं, अब तो तुलना शब्द दे दिया। तो वयस्क से तुलना अलग चीजें हैं, वयस्क अपने स्थान पर है, बच्चा अपने स्थान पर है, बच्चा अपने जीवन में, बच्चा छोटा है तो अलग तरीके से सीखता है। तो आप तुलना किस बात की, जब उसका न एज बराबर है न कुछ बराबर, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। का शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण क्या होता है, कदम होता है या राइट। जब आप गलती करते हैं तो उससे सीखते हैं, और आपके लर्निंग जो टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया है उसका एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की मैं बात करूंगा। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है, मतलब स्कीमा या प्रतिमान या मानसिक मैप या फिर मानसिक उपकरण। ध्यान देंगे कारा की विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को क्या कहा जाता है। ध्यान, एक स्कीमा शब्द दिए जीन पियाजे स्कीमा एक शब्द दिए हैं, और स्कीमा को हम क्या जानते हैं, स्कीमा की बात करें तो स्कीमा को दोस्त बात करें, स्कीमा को जानते हैं जब आप जो भी जानकारी आपके पास जा रही होगी, जो मैं आपको सिखा रहा हूं वह जानकारी आप कहीं ना कहीं ले जाकर अपने माइंड में सेट कर रहे होंगे। जैसे बात करें कभी कभी आप मेमोरी होती है जो आपका पेन ड्राइव होता है, जब आप सूचनाओं को आप सिस्टम में आप बात के लैपटॉप में लगाते हैं तो सूचनाओं को उसको स्थानांतरित करते हैं, कहीं डेटा को फीड करते हैं। उसी प्रकार के जब आप जो हम चीजें समझते हैं, जैसे बात करें जो भी हम जानकारी आपको दे रहे होंगे, जो भी आप समझ रहे हैं वह कहीं ना कहीं आप जाकर अपने दिमाग में सेट कर रहे हैं। उसे हम क्या बोला, जीन पियाजे ने उसे बोला, जिसे हम कोई भी जानकारी ले जाकर अनुकूलित करते हैं अपने माइंड में, इसको स्कीमा बोलते हैं जीन पियाजे। राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपयुक्त कथन को प्रकाशित करती है। साम्यधारण, संरक्षण, बुद्धि या समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र। जेडपीडी या होगा क्या,
तो आप बताइए इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। क्वेश्चंस पढ़ लें और फिर बताएं क्या राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। आप बताएंगे क्या इसमें से राइट आंसर होगा। करा कि एक उचित प्रश्न सुझाव द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से आगे ले जाया जा सकता है। जो बात करें कभी बात करें जेडपीडी क्या होता है, ध्यान देंगे इसका जो राइट आंसर होगा वह तो जेडपीडी होगा। क्योंकि बात करें करा कि बच्ची की समझ उस बिंदु से आगे ले जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपयोग कथन को प्रकाशित करता है। तो आज जेडपीडी होगा, राइट ऑप्शन आपका होगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। जेडपीडी क्या होता है, बात करें जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो बात करें तो जेडपीडी वाइगोस्की का एक शब्द है। किसका है? वाइगोस्की ने एक शब्द दिया, उसमें कहा कि जेडपीडी जब हम शुरू में जब बात करें हम कार्य को क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, कार्य की क्या करते हैं, कार्य की हम शुरुआत करते हैं, कार्य की जब हम शुरुआत करते हैं तो बीच में जब हम फंस जाते हैं उसे क्या बोला जाता है, जेडपीडी बोली जाती है, और हमारा क्या होता है, लक्ष्य। तो ऐसा बात कर रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में ऐसा ही बात कर रहा है कि बच्ची की समझ को उस बिंदु से आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। तो अकेले वह तो पहुंच जाएगी, लेकिन बीच में सहयोग करना पड़ेगा, वयस्क को किसी का हेल्प करना पड़ेगा, किसी को उस पर कार्य करना पड़ेगा, उसका सहयोग करना पड़ेगा, जिसे हम जानते हैं जेडपीडी। राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, करा कि दोस्त पढ़े 22 नंबर के लिए। लेव वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है। करा सामाजिक पारस्परिक क्रिया, करा उद्दीपन अनुक्रिया संबंध, करा अनुकूलन एवं संगठन, करा पुरस्कार एवं दंड। ध्यान देंगे दोस्त, जो लेवाइगोस्की है, लेवाइगोस्की एक संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक है। क्या है? संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक है। और संज्ञानवादी क्या चाहते हैं, वह सक्रियता पर जोर देते हैं। किस पर? सक्रियता पर जोर देते हैं। तो कह कि आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञान प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है। तो आप जानते हैं जो लेवाइगोस्की थे, उनका जो सिद्धांत कहलाता है, उनका सिद्धांत कहलाता सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत मतलब सोशल कल्चर थ्योरी के नाम से उनकी जानी जाती है। का सिद्धांत की बात करें तो उनका द्वारा कहा गया जो बच्चा सीखता है वह कैसे सीखता है, समाज से क्या करता है, समाज से अंतःक्रिया करता है। मतलब सिर्फ कब होगा, सिर्फ वह एक दूसरे से जब तक अंतःक्रिया नहीं होगी तब तक बच्चा सीखता नहीं हो, तब तक बच्चा सीख नहीं सकता है। इसीलिए आपका जो राइट आंसर होगा दोस्त, वह राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन राइट होगा। उद्दीपन क्रिया की बात करें तो यह थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, इसमें हो नहीं सकता। अनुकूलन संगठन होगा नहीं। दंड और पुरस्कार की जब आप बात करते हो तो व्यवहारवादियों का या कहने का सेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, 22 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ए ऑप्शन राइट होगा। करा कि 23 नंबर के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। कर अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। कर अधिगम की दर विकास की दर से काफी अधिक होती है। कर विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर है। कर कि विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। ध्यान देंगे कर किस प्रकार से आपका सही संबंध है, करा अधिगम और विकास में किस प्रकार का संबंध है, ऐसा आपसे क्या कर रहा है, आपसे ऐसा पूछ रहा है, ऐसा क्या करा आपसे पूछ रहा है। तो आप जानते हैं विकास, जो विकास अधिगम दोनों इस तरीके से रिलेट हैं आपस में। करा अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। भैया अधिगम विकास बताइए, जब विकास हुआ ही नहीं रहेगा, बच्चे का डेवलपमेंट हुआ ही नहीं रहेगा तो लर्निंग कैसे कर पाएगा, नहीं सीख सकता। कर अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। लर्निंग आप बिना आपका डेवलपमेंट हुए आप लर्निंग कर लेंगे, नहीं हो सकता। दोनों एक साथ से जुड़े हैं। तो बात करेंगे अधिगम की दर विकास की दर से काफी अधिक है। मतलब अधिगम का जो रेट है, रेशियो है, वह विकास की दर से, विकास के रेट से अधिक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कह विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित है और अंतः निर्भर है। तो अंतः संबंधित भी हैं और अंतः निर्भर भी हैं, एक दूसरे से जुड़े भी हैं और एक दूसरे पर डिपेंड भी हैं। मतलब बात करें विकास, डेवलपमेंट और लर्निंग क्या है दोस्त, वह एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं,
रिलेट हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं, डिपेंड भी हैं। तो आपका इसमें करा कि विकास और अधिगम संबंधित नहीं है, तो संबंधित हैं। अभी तो मैं यही तो समझा रहा हूं लगातार। और राइट ऑप्शन जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले 24 नंबर की मैं बात करूंगा। कारण निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ध्यान देंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात कर दिया जाए तो जीन पियाजे की जब आप बात करते हैं, जीन पियाजे ने एक सिद्धांत दिया, जीन पियाजे ने क्या दिया, एक सिद्धांत दिया जिसे हम जानते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्या जानते हैं? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की जब आप दोस्त बात करते हैं तो उन्होंने 4 स्टेज में क्या दिया, अपना एक सिद्धांत दिया कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। तो उसमें से 4 स्टेज में जब बात करते हैं तो हर स्टेज, पहली अवस्था नाम सुनेंगे जिसे हम जानते हैं इंद्रिय गामक या संवेदी पेशी या संवेदन गामक अवस्था बोला जाता है। पहली अवस्था थी। दूसरी की बात करें जिसे पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था। तीसरे की जब आप बात करते हैं जिसे मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, तो तीसरा अवस्था ही आपसे पूछा जा रहा है। चौथा जिसे हम जानते हैं अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। लेकिन आपसे तीसरे का कोई ऐसा गुण पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से विद्वान हो सकता है। सुरक्षित करने की योग्यता, करा की परिकल्पनिक निगमनात्मक तर्क, करा द्वितीय वर्तुलीय प्रक्रियाएं, करा संजीवात्मक चिंतन क्या हो सकता है? क्या इसमें से राइट हो सकता है? क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है और बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। क्या बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है? ध्यान देंगे, क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है और बताएंगे इसमें से क्या हो सकता है। सुरक्षित करने की योग्यता का बात करें तो जिसे हम जानते हैं, सुरक्षित करने की योग्यता की बात कर लें, एक तरीके से संरक्षण की बात करता है। तो आप जानते हैं संरक्षण किसका जो गुण होता वह होता ए ऑप्शन में। कर परिकल्पना निगनात, देखिए वह सी ऑप्शन से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही संरक्षण का गुण पाया जाता है। कर परिकल्पना निगनात्मक तर्क, तो आप जानते हैं चौथी अवस्था में अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। कर द्वितीय वर्तुल प्रतिक्रियाएं, ऐसा नहीं कर संयोगात्मक चिंतन की बात कर रहा है, संयोगात्मक चिंतन की, तो ऐसा भी नहीं होगा। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में क्या होता है, वह संरक्षण की योग्यता पाई जाती है। राइट आंसर क्या होगा, वो राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्त पहले 24 का ए ऑप्शन राइट होगा। 25 नंबर के लिए कर जीन पियाजे एवं लेवाइगोस्की जैसे संरचनावादी मन अधिगम को किस रूप में देखते हैं। मैंने आपको बताया जीन पियाजे और लेवाइगोस्की कैसा मानते हैं, संरचनावादी अधिगम को किस प्रकार से मानते हैं। वह मानते हैं सक्रियता पर जोर देते हैं और सक्रियता से कुछ ऐसा कुछ देखेंगे क्या इसमें से मिल रहा है। करा कि प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, जो आपका रिस्पॉन्स हो रहा है उससे खा रहा है, अनुबंधन करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, तो ऐसा नहीं मानते हैं दोनों। करा निष्क्रिय आवृत्ति प्रतिक्रियाएं, करा निष्क्रिय तो वैसे नहीं होगा, अगर सक्रिय होता तो हम कुछ ध्यान देते, लेकिन जैसे निष्क्रिय आएगा तो हम इस ऑप्शन को हटा देंगे। करा सक्रिय नियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, तो जैसे सक्रिय आया तो हो सकता है राइट होगा। करा विनियोजन अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, तो एकदम यही मानते हैं कौन, लेवाइगोस्की। और बात करें जीन पियाजे, करेक्ट कौशलों का अर्जन, ऐसा कुछ नहीं। तो राइट आंसर कौन सा होगा, वह 25 का आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 25 का आपका क्या होगा, वह सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करा समाचार पत्रों से कहानियां एवं कतरानों का चयन करना। करा कि समाचार पत्रों से कहानियां एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष और महिला दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चिन्हित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है। लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, या फिर कह रहा रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, कह रहा लैंगिक जेंडर रूढ़िवादियों का सामना करने के लिए, या फिर कह रहा लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए। ध्यान देंगे इसमें से कह रहा समाचार पत्रों से कहानियां एवं कतरनों का चयन करना, एक प्रस्तुत करना जो किसी महिला और पुरुष को दोनों के लिए गैर परंपरागत भूमिकाओं में चिन्हित करते हैं। तो ऐसा क्या होगा, क्या ऐसा हो सकता है, गैर परंपरागत हो रहा है, मतलब पुरुष और महिला को क्या कर रहा है, गैर परंपरागत भूमिकाओं को चिन्हित कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब क्या हो सकता है आप बताएंगे
तो क्या हो सकता है, क्या लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ा रहे हैं? नहीं, स्थिरता को नहीं बढ़ा रहे हैं। कर रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन दे रहे हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं दे रहा है। तो ऐसा भी नहीं कुछ कर रहा है, ऐसा भी नहीं हो रहा बात, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है, भी नहीं कर। लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए तो एकदम सही है, उसका सामना करने के लिए सही है। लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए तो पक्षपात को भी क्या रहा है, बढ़ावा नहीं दे रहा है। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा, लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए जब गैर परंपरागत भूमिकाओं को चिन्हित करते हैं, इसका मतलब है दोनों को किसी को महत्व नहीं दे रहा है, किसी में भी एक परंपरा को महत्व नहीं दे रहा है। तो दोनों को कैसे किस में रख रहा है, दोनों को किस में रख रहा है दोस्त, वह दोनों को रख रहा है गैर परंपरागत, मतलब किसी को रूढ़िवादी बातों पर जोर नहीं दे रहा है। जब दोनों को रूढ़िवादी बातों पर जोर नहीं दे रहा है तो दोनों को सामना करने के लिए ऐसा हो जाएगा। आपका राइट आंसर होगा वह सी ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन का 27 नंबर के लिए, जब निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए, निम्नलिखित वर्णन को पढ़ना आपको कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। हमको पढ़ना है कोहलबर्ग की जो नैतिक विकास का सिद्धांत था, जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी उन्होंने दिया था, उसकी मैं बात करूंगा। तो आप जानते हैं उनका नैतिक विकास का सिद्धांत जो था वह 3 अवस्थाओं में दी गई थी। 3 अवस्थाएं, 3 स्तर थे, हर स्तर में 2-2 उपस्तर थे। तो आपको इसका मतलब है टोटल जो उपस्तर की संख्या थी वह 6 उपस्तर की संख्या थी। तो आपसे पूछ रहा ऐसा क्या होगा, पहले क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। वर्णन अंतःक्रिया के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं सामाजिक समझौतों पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। तो ऐसा क्या होगा, कर सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास, कर सामाजिक क्रम व्यवस्था, कर सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिन्यास, कर यंत्रीय उद्देश्य अभिन्यास। ध्यान देंगे, मैं स्टेज लिख देता हूं। जो सामाजिक अनुबंधन की बात कर रहा है, सामाजिक अनुबंधन की बात कर रहा है और सामाजिक क्रम व्यवस्था की बात कर रहा है, तो या तो सामाजिक अनुबंध किसकी करता है, तीसरे का पहला स्टेज है। सामाजिक क्रम की व्यवस्था की बात कर रहा है तो दूसरे का दूसरा होगा। बात कर रहा है कि ये सार्वभौमिक नैतिक, या तो तीसरे का दूसरा स्टेज है, तीसरे का दूसरा स्टेज। और यंत्रीय उद्देश्य अभिन्यास तो या पहले का दूसरा स्टेज है। तो आप जानते हैं जब स्वचालित, ध्यान दें, जब स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता, मतलब स्वयं जो खुद से आप मानते हैं कि हाँ सत्य है, सही है चीजें, कर जो कानून और सामाजिक समझौतों को ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है, जब ऐसा आप सोचते हैं, मतलब कानून और इस सबको परवाह किए बिना, कर समझौतों को ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता, तो ऐसा आप कब करते हैं, जब समाज से, जब आप नैतिकता से ऊपर उठ के करते हैं, जब नैतिकता से क्या करते हैं, नैतिकता से ऊपर उठ के कार्य करते हैं, नैतिकता से ऊपर उठकर जब आप कार्य करते हैं, नैतिकता से ऊपर उठकर क्या करते हैं, जब आप कार्य करते हैं तो ऐसा करते हैं, ऊपर नैतिकता से ऊपर उठकर जब कार्य करते हैं, मतलब आपको समाज का परवाह नहीं होता है। तीसरी अवस्था में जो समाज को रूढ़िवादी बातें नहीं की जाती हैं, तो ऐसा क्या होगा, ऐसा आपका होगा सी ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। तो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत ऐसा कहता है कि स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों को द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है और जो कानून और सामाजिक समझौतों को ध्यान नहीं दिया जाता और संपूर्ण जीवन के लिए क्या किया जाए, वैध होता है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। करा कि आपसे 28 नंबर के लिए, करा कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, तो आप जानते हैं हार्वर्ड गार्डनर ने क्या दिया है, बुद्धि, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे उसमें एक उन्होंने सिद्धांत दिया बहुबुद्धि का सिद्धांत, और बहुबुद्धि सिद्धांत में उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियों की बात करते हैं। दोस्त जब आप बात करें बहुत सी जगह आप पढ़ेंगे तो आपको 10 प्रकार की मिलेंगे, 9 प्रकार की मिलेंगे, लेकिन आपसे जो पूछी जाती है चीजें वह एनसीईआरटी बुक से पूछी जाती हैं। जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी की बुक में आपको 8 ही प्रकार की बुद्धि की बात की गई है। बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से करा कि युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, वर्गीकृत किया जा सकता है। विशेषता देखेंगे, विशेषता यही आपको क्वेश्चन पढ़ना है, और ऊपर की चीजें क्या थी बस आपके लिए समय बर्बाद करने वाली चीजें थी। करा कि जब बात करें पर विशेषता करेगा दूसरों की मनोदशा, जब आप दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा और तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता हो, तो आप में कौन सी
बुद्धि पाई जाएगी? करा अंतरावैयक्तिक, करा अंतावैयक्तिक, करा नैदानिक या प्रकृतिवादी? ध्यान देंगे दोस्त, करा कि किस प्रकार की बुद्धियों की बात आप में कौन सी बुद्धि पाई जाएगी। तो आप जानते हैं प्रकृतिवादी में ऐसी बुद्धि नहीं पाई जाती है जिसको प्रकृति से लगाव होता है, जिसको प्रकृतिवाद, जो प्रकृति से वस्तुएं हैं, जैसे कभी कभी बात करें जैसे पेड़ पौधे से लगाव हुआ, जीव जंतु से लगाव हुआ, प्रकृति से जब लगाव होता है तो उसमें पाई जाती है प्रकृतिवादी बुद्धि। लेकिन अंतरा एक अंतर वैयक्तिक होता, दो प्रकार की होंगी। अंतरा की बात करें, अंतरा और अंतर वैयक्तिक होती है। अंतरा को हम जानते हैं इंट्रा पर्सनल, क्या इंट्रा पर्सनल, इंट्रा पर्सनल बोला जाता है, पर्सनल, इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस बोली जाती है। और अंतर व्यक्ति को बोला जाता है, इसको बोला जाता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बोला जाता है। जब दूसरे की मनोदशा, जब आप दूसरों की मनोदशा को पहचान लेते हैं, दूसरों की मनोदशा, स्वभाव तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने की प्रक्रिया में आप में योग्यता आ जाती है, तो आप में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? वह पाई जाती है दोस्त इंटरपर्सनल। क्या पाई जाती है वह दोस्त? कौन सी बुद्धि पाई जाती है आप में? इंटरपर्सनल अंतर्वैयक्तिक। क्या हो जाएगी? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस आप में पाया जाता है जब दूसरों की मनोदशा, जब खुद की मनोदशा आप पहचान लेते हैं तो इंट्रापर्सनल। अगर यही पर होता कि जब खुद की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने की प्रक्रिया की योग्यता हो जाती, जब सिर्फ यही लिख देता, जब खुद दूसरों की जगह खुद लिख देता, तो आपका राइट आंसर तब हो जाता ए ऑप्शन से। लेकिन जब दूसरों की बात कर रहा है तो आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन से। कोशिश पढ़ने, और हर बार एक क्वेश्चन आप सभी के पेपर में आया है, बेहतरीन क्वेश्चन है, समझते हुए आगे बढ़ेंगे। करा 29 नंबर के लिए क्वेश्चंस पढ़े। करा बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण होना चाहिए? करा बच्चों का गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के लिए रूप में अलग अलग करना तथा नाम देना। करा समय के साथ बच्चों में अलग होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना। करा समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों और प्रगति के बारे में पता लगाना। या फिर करा बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं और सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा पर चर्चा करना। तो ध्यान देंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। तो अब करा कि मूल्यांकन के करा कि बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण होने चाहिए? क्या कारण देंगे बताइए? कैसे आप मूल्यांकन करेंगे यह भी बताइए। कैसे आप मूल्यांकन करेंगे यह भी दोस्त बताना आपको, यह भी आपको क्या करना है बताना है। तो आप ध्यान दें, करा बच्चों के गैर उपलब्धि वाले, करा निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले बालकों के रूप में अलग अलग नाम देना। तो आपको मूल्यांकन करते हुए कोई किसी प्रकार का अलग अलग नाम नहीं देना है। जब अलग अलग नाम दिए इसका मतलब है आप बच्चों में मतभेद पैदा कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं देना है। तो ए ऑप्शन होगा नहीं। करा कि समान समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों और प्रगति के बारे में बताना। जो मूल्यांकन कहता है, मूल्यांकन का इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? इवैल्यूएशन का मतलब यह नहीं होता है किसी बच्चे का पहचान कर लें और अलग अलग नाम दें, अलग अलग उसको कैटेगरी में बांट दें, वर्गीकृत कर दें। ऐसा मूल्यांकन इवैल्यूएशन नहीं कहता है। इवैल्यूएशन कहता है दोस्त जो बच्चों में प्रक्रिया, जब बच्चा लर्निंग कर रहा, सीख रहा है, तो आपको क्या करना है, जो बच्चों में गलतियां कर रहा बच्चा, उसको आप समय के साथ सुधारते चलें और उसको प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ाते चलें। करा कि समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों के प्रगति के बारे में पता लगाना, या तो एकदम राइट है। करा सी थर्ड ऑप्शन देखेंगे, समय के साथ बच्चों में होने वाले परिवर्तनों और प्रगति के बारे में पता लगाना, यह भी राइट है। करा बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं और सशक्त पक्षों, चुनौतीपूर्ण पक्षों में माता पिता के साथ क्या करना, हमें समझौता करना है, चर्चा करना। क्या करना बच्चों के साथ, उसके माता पिता के साथ क्या करना, चर्चा करना है। उसकी क्षमताओं के बारे में, उनकी संभावनाएं क्या कर सकते हैं, सशक्त पक्ष क्या है बच्चों की चुनौतीपूर्ण पक्ष क्या है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, माता पिता उनके गार्जियन से क्या करेंगे, हमको बात करनी चाहिए कि बच्चे में कैसे सुधार हो रहा, बच्चे को कैसे और आगे बढ़ाएं, कैसे बच्चे को और दिशा दें और सीखे बच्चा। तो ये तो बात तो हमारी बात बन रही है। थर्ड भी, सेकंड भी सही है, थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन से ऑप्शंस में है? तो ऑप्शंस में है बी ऑप्शंस में राइट है, बी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। करा आपसे दोस्त पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो क्या होगा? करा मीडिया है क्या? मीडिया, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस। ध्यान देंगे मीडिया क्या है? द्वितीय समाजीकरण है, द्वितीयक समाजीकरण है, द्वितीयक जो है सोशलाइजेशन है। विद्यालय क्या है? द्वितीयक है,
तो यह भी आप बच्चे के समाजीकरण में महत्वपूर्ण में आता है। परिवार क्या है? प्राथमिक है। परिवार क्या है? प्राथमिक समाजीकरण है। बात करें पास पड़ोस क्या है? प्राथमिक है। तो सभी के सभी क्या करते हैं? महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। या चारों के चारों क्या हैं? मीडिया, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस बच्चे के समाजीकरण, बच्चे के सोशलाइजेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, उसके सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो राइट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? वह राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी के सामने ये 30 क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, सभी के सभी आपके सामने एक्सप्लेन किया गया, सिखाया गया, समझाया गया। आप सभी को अच्छा भी लगा होगा। सेशन आप लोग शुरुआत में शेयर कर दिया करें। बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।